वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और इसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं किस प्रकार जर्मनी और इटली को यूनिफाई किया गया और जर्मनी को यूनिफाई करने में किस नेता का योगदान रहा था। तो जर्मनी को यूनिफाई करने में योगदान रहा था बिस्मार्क का। तो आप मान लीजिए कि बिस्मार्क जो है वो थे चीफ आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसके अलावा अगर आप बात करें इटली को यूनिफाई किसने किया, तो इटली को यूनिफाई करने में जोसेफ मैजिनी और कावुर का योगदान रहा। उसके अलावा जो है गैरीबाल्डी का योगदान रहा। तो हम लास्ट में यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह जर्मनी को एक किया गया। जब जर्मनी को यूनिफाई किया गया तो वहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता पर्सिया। इस पर्सिया ने इस पूरे जो है आंदोलन को, पूरे घटनाक्रम को लीड किया। जितने भी यूरोप पे आपके जर्मनी के अंदर, यूरोप में उस समय जर्मन जो देश हुआ करता उसके अंदर 39 राज्य हुआ करते। आज तो हम जर्मनी को एक कंट्री के रूप में देखते हैं, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले अगर मैं बात करूं 19th सेंचुरी के शुरुआत में, तो उस समय जर्मनी में करीब जो है 39 स्टेट हुआ करते जिनको नेपोलियन के द्वारा क्रिएट किया गया था। उसके बाद इस पर्सिया ने इन सभी राज्यों को लीड किया और पर्सिया का एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिस्मार्क। उसने पूरे जर्मनी को एक किया। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार इटली को यूनिफाई किया गया। ये इटली है, इटालियन स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन। तो 1858 से पहले का ये आपका जो है दृश्य है। और यहां पर आप देखते हैं कि इस प्रकार जब इटली को यूनिफाई किया गया तो ये था इटली का नक्शा। इटली को एक करने में जोसेफ मैजिनी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद हम यहां पर थे कि जोसेफ मैजिनी, उसके अलावा गैरीबाल्डी के द्वारा साउथ इटली को यूनिफाई किया गया था। और कहीं काफी हद तक जो है आप गैरीबाल्डी को इटली का पूरा जो है यूनिफिकेशन का लीडर मानते हैं। इस पिक्चर में हमसे एक जो कटाक्ष हमारे सामने दिया हुआ है, एक व्यंग्य। कटाक्ष आप समझते होंगे। कटाक्ष का मतलब होता है ताना मारना, ताना। देखो यहां पर क्या दिखाया हुआ है, गैरीबाल्डी जो है इस राजा को एक जूता पहना रहा है। गैरीबाल्डी हेल्पिंग किंग वेक्टर इमैनुअल सेकंड ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली। यहां पर देखिए इस बूट के ऊपर नाम लिखा हुआ इटली। और हमसे प्रश्न यह पूछा गया है कि भाई आर्टिस्ट यहां पर जो है गैरीबाल्डी को इस प्रकार क्यों दिखाता है। जिसने ये पेंटिंग बनाई, चित्र बनाया है, उसने गैरीबाल्डी को इस प्रकार नीचे क्यों दिखाया, और उसने इस जूते यानी इस बूट के ऊपर इटली का नाम क्यों लिखा, और क्यों इस व्यक्ति को इतना कमजोर यहां पर दिखाया गया है। देखो, इटली को एक करने में इस राजा का योगदान आप नए बराबर का मानिए, नाम मात्र का योगदान रहा। मेन योगदान है गैरीबाल्डी का, जिसने साउथ इटली की बहुत सारे स्थानों को एक किया और पूरे इटली को उसमें शामिल किया। यहां पर यह दिखाना चाह रहे हैं कि इटली को एक करने वाला जो गैरीबाल्डी है वो इतना ताकतवर था कि उसी ने इस राजा को जो है जूता पहना, यानी इटली इसके नाम पे किया है। और यहां पर इस जूते के ऊपर इटली क्यों रखा गया। जूता देखो बच्चे, हमारे शरीर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है। हम जो भी हमारे कुछ पहनते हैं, कपड़े, वस्त्र वगैरह, जूता जो है सबसे नीचे का स्थान होता है। और इटली में आप देखें यहां पर जो सबसे नीचे के स्थान थे, यहां पर जो आपके स्थान दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के हिस्से, इनको एक करने में किसका योगदान रहा था। इनको एक करने में योगदान था गैरीबाल्डी का। तो इसलिए इटली के इस भाग को यहां पर जूता इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये पिक्चर कहना चाह रही है कि सारा कार्य जो है वो गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया। और विक्टर इमैनुअल सेकंड को तो एक प्रकार से कहते कि ये जो ताज है बड़ी आसानी से मिल गया था। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हमने देखो दो घटनाएं पढ़ी, इटली को यूनिफाई कैसे किया गया, कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, और बच्चे कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया गया। लेकिन
इसके अलावा जो ब्रिटेन है, वहां ब्रिटेन में हमें एक विचित्र प्रकार का केस देखने को मिलेगा। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। देखो, ये मानते हैं कि भाई जो ये नेशन या जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है, राष्ट्र या फिर राष्ट्र राज्यों का जो आइडिया है, वो मानते कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो सही अपने आप में एक राष्ट्र राज्य था। देखते हैं कैसे। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन। कुछ विद्वान मानते हैं कि इंग्लैंड में जो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, वो कोई क्रांति नहीं थी या कोई अचानक से हुआ कोई विद्रोह नहीं था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। इतिहासकार मानते हैं कि एक लंबी घटनाओं की एक प्रक्रिया थी। अब कौन सी घटनाओं की तरफ इशारा कर रही है? देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। ये कहते हैं कि भाई 18वीं शताब्दी से पहले कोई इस प्रकार का जो है ब्रिटिश नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। देखो, ये कहते हैं कि जो वहां के लोग थे, जिसको आजकल आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं या ब्रिटेन कहते हैं, कि वहां पर जो इस प्रकार के जो लोग रहते थे वो कई सारे टापू में बटे हुए थे। टापुओं में छोटे छोटे टापू पे रहते थे, आइलैंड्स पे रहते थे, जिनमें कई सारी एथनिक ग्रुप के लोग थे। जैसे कि उसमें कोई इंग्लिश थे, किसी को बोला करते वेल्स, कोई स्कॉटिश थे और कोई आयरिश थे। यहां पर एक शब्द आया एथनिक। देखो बच्चों, एथनिक क्या होता है? रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स। एथनिक का मतलब होता है कि जिसके दम पर, चाहे उस नस्ल के दम पर या कोई जनजाति, अपने आप को उस पुरानी परंपरा से होने का दावा करती है कि हम तो उस फलानी फलानी नस्ल के हैं, हमारा संबंध तो उस समुदाय से है, तो इसको बोलते हैं आपका एथनिक रिलेशन। तो यहां पर क्या था, जिस ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर 18th सेंचुरी के समय, शुरुआत के वर्षों में कोई एक राष्ट्र नहीं है। वो छोटे छोटे कई टापुओं के अंदर बटा हुआ था और उन टापुओं पर रहने वाले हर व्यक्ति अपने आप को अलग एथनिक ग्रुप का मानते थे। उनमें से कोई कहते हैं कि हम तो इंग्लिश हैं, कोई बोलते हम वेल्स हैं, कोई स्कॉट, कोई आयरिश कहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इनमें सभी जो आपके सामने हैं, ये सभी कहते थे कि हमारी संस्कृति और हमारी जो राजनीतिक परंपराएं हैं वो अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि इंग्लिश जो है अपने आप को वेल्स से अलग मानते हैं, वेल्स अपने आप को स्कॉटिश से अलग मानते हैं, स्कॉटिश अपने आप को आयरिश से अलग मानते थे। तो इस प्रकार ये सारे ही जो है आपस में सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपने आप को अलग मानते हैं। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. आपको पता होगा, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज यानी जो डायरेक्ट इंग्लैंड से आए। देखो, आजकल तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा ये यूके बोलते हैं इसको। पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की। जब इंग्लैंड ने दुनिया के कई देशों पर राज किया तो वहां से इनको बड़ी मात्रा में संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त हुई। जब इनके पास पैसा आता गया, इनके पास पावर आती गई, तो इसी इंग्लैंड ने फिर क्या किया, इसके आस पड़ोस के सभी जो नेशन थे, जो आइलैंड थे, जैसे कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स वगैरह, उन सब पर इन्होंने क्या कर लिया, प्रभुत्व जमा लिया, सब पर जो है कब्जा कर लिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, इस बात को आप ध्यान रखें, ये 1688 का वो साल है जहां पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने क्या किया था, राजा से पावर को छीन लिया था। ये कहा था कि राजा अब नहीं रहेगा, अब जो है आप संसद के अधिकार में रहेंगे। संसद, तो 1688 में इंग्लैंड में जो है संसद को सर्वोपरि माना गया। और इस चीज को आप क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं गौरवमयी क्रांति। इसको आप कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अगर आपसे पूछें कि गौरवमयी क्रांति कब हुई, तो ये इंग्लैंड में हुई 1688 में। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को राजा के ऊपर जो है सुप्रीम मान लिया गया। उसके बाद क्या है? एट द एंड ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। ये वही गौरवमयी क्रांति थी 1688 की, जिसके द्वारा वास्तव में इंग्लैंड जो है एक नेशन स्टेट के रूप में उभरा, एक नेशन राष्ट्र बना, यानी राज्य बना। और इसके पूरे सेंटर में जितने भी आपके आइलैंड थे, चाहे वो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, या फिर आपका आयरलैंड था, इन सब का सेंटर अब इंग्लैंड बन चुका था। क्योंकि इंग्लैंड में बहुत पहले जो है पैसा आ चुका था, उनकी पावर काफी बढ़ चुकी थी, उनका ट्रेड बहुत ग्रो कर रहा था। और ऊपर से जब इन्होंने यहां पर यह क्रांति की, तो इसका परिणाम यह निकला कि अब जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, तो जब इसके साथ में सभी देश आए, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स से, तो इन सब पर जो है वैल्यू ज्यादा किसकी पड़ी? वो इंग्लैंड की वैल्यू अधिक रही। इसके बाद एक एक्ट बनता है, द एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में बनता है द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इसको आप ध्यान रखें, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता होता है जिसको आप कहते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस कानून के द्वारा ये चीज सामने आती है कि यूके आप किसको बोलेंगे। इसको आप ध्यान रखना, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और जो इंग्लैंड है, ये बच्चों एक चीज नहीं है। कहीं आप यह माने किसी एक चीज के दो नाम हैं। इंग्लैंड तो एक देश है, और यूके क्या है? यूके एक पूरे ग्रुप का नाम है, जिसमें आपका यहां पर स्कॉटलैंड भी आता है, और उसमें इंग्लैंड भी एक कंट्री है। तो यहां पर क्या होता है? 1707 में इस कानून के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उसके तहत यूके नाम से एक नया साम्राज्य बनता है। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसका मतलब यह था कि अब स्कॉटलैंड के ऊपर जो है इंग्लैंड हावी हो चुका है। इसने साबित कर दिया कि इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस जो है स्कॉटलैंड पर अब होने वाला है। The British Parliament was henceforth dominated by the English members। अब देखो, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी। फिर बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि जी ब्रिटेन, ब्रिटिश क्या है। देखो यहां पर जो ब्रिटेन बना है अभी, ब्रिटेन, उस ब्रिटेन का मतलब है कि उसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हैं। उसको आप नाम देते ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है। अब दोनों की मिलकर एक पार्लियामेंट बनी, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाजी किन्होंने मारी? जो प्रॉपर इंग्लैंड के थे, जो प्रॉपर इंग्लैंड के हैं, उनका यहां पर जो है ज्यादा वैल्यू रही, और जो स्कॉटलैंड के मेंबर थे उनकी संख्या इस पार्लियामेंट में कम रहती है। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मींट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। इसका मतलब यह था, जिस प्रकार ये ब्रिटिश पहचान बढ़ती जाएगी, दुनिया जानेगी ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, तो उस ब्रिटेन में तो मोस्टली इंग्लैंड वाले थे। ये कहने को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एग्रीमेंट है, जिसको आपने ब्रिटेन का नाम दिया है। जिस प्रकार ये ब्रिटेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना ही स्कॉटलैंड की जो कल्चर है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। स्कॉटलैंड वालों की जो बातें हैं वो दबती जाएंगी। इसका अर्थ यही निकला। द कैथोलिक क्लैंस that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। जब इन स्कॉटलैंड वालों को बात समझ में आई कि हमने जिस एक्ट ऑफ यूनियन पे साइन किए, जिस पर हमने एक ग्रेट ब्रिटेन नाम से एक ग्रुप बनाया, ग्रेट ब्रिटेन नाम से हमने जो ग्रुप बनाया है,
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने, बोले कि इसमें तो ज्यादा वैल्यू इंग्लैंड की है और सारी इसमें इंग्लिश कल्चर को फॉलो किया जा रहा जबरदस्ती। तो जब स्कॉटलैंड वालों को यह समझ में आई बात कि हमारे ऊपर जो है जानबूझकर जो है इंग्लिश कल्चर को हावी किया जा रहा है, तो इसलिए वहां पर जो कैथोलिक समुदाय के जो लोग थे, कैथोलिक क्लान्स, देखो ये ईसाई धर्म की एक ब्रांच होती है, एक अलग प्रकार की विचारधारा है जिसको आप बोलते हैं कैथोलिक चर्च को मानने वाले। तो स्कॉटलैंड में कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे द कैथोलिक क्लान्स, जो कि उस समय स्कॉटलैंड के ऊंचे मैदानों में, ऊंचे भागों में रहते थे। उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहा कि भाई इस पे सिर्फ इंग्लिश पार्लियामेंट की क्यों चलती है। ये जो ग्रुप बना है, मान के चलो बच्चों कि अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, हम वैसे मान लेते हैं। देखो इन चारों कंट्री ने मिलके एक संस्था बनाई है, एक ग्रुप बनाया है जिसको बोलते हैं क्वाड। ठीक है, इस क्वाड में 4 कंट्री हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है। चारों मिलके बोलते हैं कि भाई हम जो है साथ काम करेंगे और हम चाइना को कंट्रोल करेंगे कि चाइना कहीं ज्यादा यहां पर किसी को आंखें ना दिखा दे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ग्रुप बना लिया। और आगे चलकर इसमें सिर्फ यूएसए की पावर चले। यूएसए बोले कि भाई सब देशों में जो है, चारों कंट्री में सिर्फ यूएसए वाली इंग्लिश बोली जाएगी, चारों कंट्री यूएसए की बात बोलेंगे, यूएसए इन चारों का लीडर रहेगा। बात बात पर अगर यूएसए आगे रहे, अमेरिका आगे रहे, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हमने इस ग्रुप में जाकर गलती कर दी, क्योंकि इसमें जो कुछ भी फॉलो किया जा रहा है वो सारा यूएसए का है, वो सारी यूएसए वाली बातें हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ऐसा होता है, मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये क्या मानेंगे कि भाई इसमें हमारे साथ तो धोखा हुआ है, इसमें जो हमारी बातें हैं, हमारा जो इतिहास, हमारी जो कल्चर है, उसको आप महत्व नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये बाकी 3 देश इसका जो है पक्का विरोध करेंगे। तो वही केस यहां पर है, जब इस इंग्लैंड ने और स्कॉटलैंड ने एक ग्रुप बनाया है तो उसमें दोनों को जो है बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन अब इंग्लैंड जो है बहुत चालाकी के साथ क्या करता है, इंग्लैंड अपनी कल्चर को ज्यादा महत्व देता है। अपनी जब भी बात है ब्रिटेन की, अब लोग जो हैं जब भी जिक्र आता ब्रिटेन का, आप खुद भी जानते हैं बच्चे, जब भी मैं आपको बोलता हूं ब्रिटेन, आपके दिमाग में आता है इंग्लैंड, कि ब्रिटेन इंग्लैंड तो एक ही बात है। तो यहां पर स्कॉटलैंड कहां गया फिर? यही तो हमारा सवाल है, यही इसी बात का तो विरोध चल रहा है कि दुनिया की नजर में ब्रिटेन का मतलब हो गया इंग्लैंड। जब भी बात करते हैं ब्रिटिश, बात क्या आती है? इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लैंड। तो ब्रिटेन में तो स्कॉटलैंड का भी योगदान है। यही इनकी दिक्कत है कि कैथोलिक क्लैन वाले जो थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले, जब उन्होंने विद्रोह किया तो इंग्लैंड की सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। अब इंग्लैंड वाले बोले, देखो बार बार मैं क्यों इंग्लैंड बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो ग्रेट ब्रिटेन बन चुका है, इस ग्रेट ब्रिटेन की जो कॉमन पार्लियामेंट है, जिसको आप कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पूरे ग्रेट ब्रिटेन को कंट्रोल करती है। और इस पार्लियामेंट में ज्यादा मेंबर्स कहां से आते हैं? इंग्लैंड से आते हैं कि स्कॉटलैंड से, इसलिए चलती इंग्लैंड की है। तो इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड की जो गैलिक लैंग्वेज थी उसको यूज करना बंद करवा दिया। इन्होंने कहा कि तुम गैलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी? इंग्लैंड वाली। तो इसलिए स्कॉटलैंड के ऊपर भी इंग्लिश भाषा को थोप दिया गया।
कि तुमने इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और wear their national dress and large number were forcibly driven out their homeland। और साथ में ये भी कहा कि भाषा भी तुम्हारी नहीं बोलोगे और जो तुम्हारे देश के कपड़े हैं वे कपड़े भी तुम नहीं पहनोगे। नेशनल ड्रेस जो तुम्हारी स्कॉटलैंड की है वो तुम नहीं पहनोगे। जिस प्रकार इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में कोई ये कहे कि भाई भारतीय महिलाओं को साड़ी नहीं पहननी है या भारतीय महिलाओं को जो है सलवार कुर्ता नहीं डालना है, पुरुषों को कुर्ता पैजामा नहीं पहनना है, और यहां पर कोई दूसरा देश इंग्लैंड ये कहता है कि तुम सबने ये पहनना होगा, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हमारी कल्चर खत्म हो जाए, हमारी पूरी जो सांस्कृतिक वैल्यू हैं वो खत्म हो जाए। तो यही समस्या थी स्कॉटलैंड वालों की। तो पॉइंट्स अपने दिमाग में रखते रहिए कि इंग्लैंड वाले वहां पर क्या कर रहे हैं। स्कॉटलैंड में उनकी भाषा गैलिक को बोलना बंद करवा दिया, उनकी ड्रेस को जो है यूज करना बंद करवा दिया। उसके बाद भी जो लोग नहीं माने उनको जो है देश निकाला दिया गया, फिर लोग देश छोड़कर भाग चुके थे। यही सेम कहानी किसकी हुई? आयरलैंड की। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। देखो ये दोनों ही ईसाई धर्म के एक हिस्से माने जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा क्रिश्चियन के बारे में, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, तो उसके ये दोनों हिस्से कहलाते हैं। जिस प्रकार आप भारत में कहते हैं कि आस्तिक है, नास्तिक है, इस प्रकार, तो वहां पर होते कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये हम बाद में करने वाले, क्या मतलब होता है देखिए अभी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। आयरलैंड उसमें क्या था? ये कैथोलिक संप्रदाय को मानता है। आयरलैंड कैथोलिक संप्रदाय को मानने वाला देश है, लेकिन यहां पर बहुत थोड़ी मात्रा में कौन है? ये इस संप्रदाय को मानने वाले हैं। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को, इस धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। पर इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने इनकी हेल्प की कि ये सारे मिलकर जो हैं इन कैथोलिक के ऊपर हावी हो जाएं। तो कैथोलिक को जो है दबाने के लिए या आयरलैंड को कुचलने के लिए इंग्लैंड ने इस संप्रदाय की हेल्प कर दी। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सप्रेस्ड। एक बड़ी जनसंख्या, आप ये मानिए कि भारत में करीब करीब 80% हिंदू हैं और इस देश में मुश्किल से 2-4% जो आपके कुछ परसेंट आपके ईसाई हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। अगर अंग्रेज यहां पर यह कहते कि हिंदुओं के ऊपर जो है ईसाई राज करने वाले हैं, ईसाई की बातें फॉलो होंगी, इन्हीं को मानना होगा, तुम अपने धर्म को, हिंदू अपने धर्म को, अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते, तो ये देश क्या करेगा? 80% पॉपुलेशन का देश, जिसमें ये 80% यहां पर हिंदू हैं और उसके ऊपर मुश्किल 2% के करीब व्यक्ति अगर ये कहें कि तुम्हें आज से हमारी वाली बात माननी पड़ेगी, जो भाषा हमारी वो बोलनी पड़ेगी, जो ड्रेस हम पहनते वही तुमने पहननी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कैथोलिक वालों ने विद्रोह किया और इस कैथोलिक विद्रोह को भी इन अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया। After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801। आयरलैंड ने जो क्रांति की, उस क्रांति को कुचल दिया गया। क्रांति इस व्यक्ति के नेतृत्व में होती है, ये क्रांति के नेता थे और आयरलैंड को जबरदस्ती 1801 में यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture। अब इसमें आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और इसके अंदर इंग्लैंड है। इनसे मिलके बना हुआ ये यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश नेशन। इस ब्रिटिश नेशन में जिस चीज को वैल्यू दी गई वो थी इंग्लिश कल्चर।
तो अंग्रेजों ने अपनी कल्चर इन बाकी देशों पे थोप दी, आयरलैंड के ऊपर और स्कॉटलैंड के ऊपर। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग जिसको बोलते हैं आप यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this union। तो उन देशों के ऊपर उनकी भाषाओं को हटाकर इंग्लिश लैंग्वेज को थोपा गया, उनके झंडों को हटाकर सभी जगह पर इस झंडे को फहराया गया। और यह झंडा इंग्लैंड का है, ऐसा नहीं कि झंडा इन्होंने सबने मिलकर बनाया था, यह झंडा तो इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का झंडा अब पूरे ब्रिटेन का झंडा बन चुका है, या पूरे आपके झंडा बन चुका यूके का। नेशनल एंथम जो इंग्लैंड का राष्ट्रगान है कि गॉड सेव आवर नोबल किंग, अब वो पूरे इस नेशन का, पूरे राष्ट्र का राष्ट्रगान बन चुका है। सेम हुआ इंग्लिश भाषा के साथ, इसको बाकी देशों पे थोप दिया गया। तो इसका मतलब है इंग्लैंड की जर्नी कुछ और प्रकार की है, इटली में, जर्मनी में कुछ और था। वहां पर कई प्रकार के साम्राज्य बिखरे हुए थे, उनको और तरीके से लिया गया, लेकिन यहां पर जो है कुछ विचित्र केस है। अब देखते हैं कि इसमें कैसे एक राष्ट्र को मूर्त रूप दिया गया। अब देखो, ये हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्र, इटली एक राष्ट्र बन चुका, जर्मनी एक राष्ट्र बन चुका है, इंग्लैंड एक राष्ट्र बन चुका था। तो ये नेशन बने, तो इस नेशन को मूर्त रूप कैसे दिया गया, इसको कैसे विजुअलाइज किया गया। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, देखो बड़ा आसान होता है कि एक राजा को आप चित्र के रूप में दिखाएं, या आप जो है प्रतिमा के रूप में दिखाएं। यह बड़ा आसान है कि भाई कोई राजा है, आपने उसके हाथ में तलवार दे दी, तलवार, धनुष बाण दे दिया, मुकुट पहना दिया, उसको लंबा तगड़ा शरीर दिखा दिया, यह आसान है। राजा को चित्र के रूप में या स्टैचू के रूप में दिखाना आसान होता है, लेकिन एक देश को कैसे दिखाएं, देश को एक आदमी का रूप कैसे दें, देश का चेहरा कैसा होगा, फिर एक कंट्री को आप किस प्रकार दिखाएंगे। आजकल तो हम बड़े आराम से कहते हैं ना कि भारत माता, बड़े आराम से कहते हैं भारत माता, लेकिन ये भारत माता की बात कहां से आई, ये भारत पिता क्यों नहीं, भारत माता ही क्यों। और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में जो है किस प्रकार उनको एक महिला का रूप दिया गया, चलो वो देखते हैं। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। उससे पहले लोग मानते थे कि भाई देश का कोई चेहरा थोड़ी होता है, लोग ये मानते थे कि देश का चेहरा नहीं होता है। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी के समय कलाकारों ने क्या किया, देश को भी एक व्यक्ति का रूप दे दिया, देश को भी एक शक्ल दे दी, एक शरीर दे दिया। इन अनदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन। उन्होंने देश को एक व्यक्ति के रूप में दिखा दिया कि देश ये है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। उस समय के राष्ट्रों को महिला के रूप में दिखाया गया। चाहे आप बाद में देखें, भारत को देख लें, भारत माता, उसमें महिला के रूप में दिखाया, आपको देखा होगा आपने, आप सभी ने कहीं ना कहीं फोटो देखा भारत माता का। तो जो ये भारत माता का भी इसमें यहां पर जिक्र आता है, कैसे महिला का रूप दिया गया। भारत से पहले जर्मनी और ये इस प्रकार के देश, फ्रांस वगैरह, ये काम कर चुके हैं। आपने अमेरिका में वो देखी होगी मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो वो भी एक महिला की मूर्ति है। तो उस समय कलाकारों ने इनको महिला का रूप दिया। तो क्यों दिया? द फीमेल
form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. काफी लोग ये मानते हैं कि अमेरिका में जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो अमेरिका में कोई खास महिला रही होगी, या फिर कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जो फ्रांस में जो महिला दिखाई गई थी क्रांति के समय, वो कोई फ्रांस की कोई खास महिला रही होगी। लेकिन ये कोई खास महिला नहीं थी, ये बहुत ही कोई एक आम सी कोई महिला को दिखाया गया है। ये कोई विशेष महिला नहीं है जो आप मूर्ति में देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में देखते हैं, या फिर आप भारत माता की इमेज में देखते हैं, या फिर आप फ्रांस में देखने वाले हैं, जर्मनी में आप जर्मेनिया को देखने वाले हैं। तो वो कोई खास महिला नहीं है कि जो कोई देवी थी या फिर कोई और इस प्रकार से कोई महिला रही होगी। वो बहुत एक सामान्य महिला थी। रादर इट sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. बल्कि कलाकारों ने क्या किया, राष्ट्र को एक खास चेहरा देने के लिए कि राष्ट्र ये है, उसके लिए बस एक चेहरा इस्तेमाल कर लिया, और वो कोई विशेष कोई महिला नहीं थी, बस वैसे यूज कर लिया कि ठीक है वो ये है, इस तरह बना दिया। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एलिगरी ऑफ द नेशन। इस प्रकार जो है वो महिला का चित्र वो अब राष्ट्र का रूप बन चुका था। एलिगरी क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, किसी निर्जीव की तुलना सजीव से करते हैं तो उसको बोलते हैं आप एलिगरी। जैसे मान लिया हम कहते हैं कि कई बार हम ये भी कहते हैं चांद सा चेहरा। हमें पता कि चेहरा चांद सा नहीं होता है, इसका मतलब थोड़ी निकलता कोई चांद सा चेहरा, मतलब बिल्कुल गोल चेहरा थोड़ी होता है चांद सा चेहरा और बीच में दाग लगे हों। ये वैसे कहने की बात है कि चांद सा चेहरा, फूलों सी मुस्कान, वैसे कहने की बातें हैं। तो इसलिए क्या किया इन लोगों ने, ये होती एलिगरी कि आप जब उसकी तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं तो फिर इस प्रकार बन जाता है। तो ये जो एलिगरी बनी, मतलब क्या हुआ कि देश की जो तुलना है, देश को एक महिला का रूप दे दिया गया। वो उस समय के जो कलाकार थे उनके द्वारा इस घटना को अंजाम किया गया। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडिया, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। तो फ्रांस की क्रांति के समय भी इस प्रकार से जो है महिला का चित्र उन्होंने इस्तेमाल किया। These ideals were represented through specific object और symbols. इन चित्रों के साथ में हमें कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ सिंबल भी दिखाई दिए थे। अगर आपको फ्रांस की क्रांति के समय की वो महिला याद है, जैसे कि उसमें लाल टोपी, ब्रोकन चेन, इस प्रकार चीजें वो आपको दिखाई दी थी, एक झंडा, उसके अलावा एक लकड़ी का बंडल, एक ट्रायंगल जो वहां पर थे, ट्रायंगल के भीतर एक आंख है, उसके अलावा ओलिव ब्रांच। तो ये सारे क्यों यूज किए गए? ये सारी बातें इसलिए यूज की गई ताकि उस समय के जो अनपढ़ लोग थे, इलिटरेट पीपल, उन अनपढ़ व्यक्तियों को इन सिंबल्स के द्वारा कुछ सिखाया जाए कि ये जो देश रूपी जो ये शरीर हमने बनाया है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। एक पिक्चर बना दी और मान लो कि उस पिक्चर में कोई महिला बंदूक लिए खड़ी है। कल्पना कर लो वैसे ही कि किसी कंट्री ने क्या किया कि एक महिला का फोटो बना दिया और बोले कि ये हमारा देश है, और उसके हाथ में दे दी AK-47 और एक हाथ में उसने पकड़ा दिया एक आम सा मनुष्य, उसकी गर्दन ऐसे पकड़ी हुई महिला ने, और उसके एक हाथ में जो है तलवार ले ली और दूसरे उसके चलो 4 हाथ बना दिए, एक और हाथ में जो है कुछ और खतरनाक कोई हथियार ले लिया। तो क्या कहना चाह रहा वो? इसका मतलब है कि ये देश बड़ा खतरनाक है, यहां पर आपको जो है किसी भी समय गोली मार दी जाएगी, डेमोक्रेसी की तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। तो चित्र बहुत कुछ कहते हैं, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बहुत सोच समझ कर एक महिला का फोटो बनाया, उसमें साथ में जो है ओलिव ब्रांच दे दी, मशाल दे दी, एक हाथ में
डिक्लेरेशन ऑफ राइट दे दिया और आस पड़ोस में कई सारे मुकुट डाल तक, यानी मुकुट वगैरह फैला दिए, यानी अब राजाओं का राज गया, तो पार्लियामेंट का शासन आ चुका है। तो इस प्रकार उन लोगों ने क्या किया, इन आइडियाज को फैलाने के लिए इस प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल भी किया है। रही बात रेड कैप की, तो रेड कैप तो बच्चों ये गुलामी से मुक्ति का प्रतीक हुआ करती कि अब आप गुलाम नहीं रहे, कि गुलाम नहीं हैं, उसको लाल टोपी पहनाया करते। तो इस प्रकार जो है, while justice is a generally blindfolded woman carrying a pair of weighing scales, अगर आप कोर्ट में देखते हैं तो कोर्ट में एक महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है उसको दिखाते हैं, और उसके हाथ में एक तराजू होती है, तराजू। तो ये देखो क्यों किया गया, उस पट्टी का मतलब क्या है, उस न्याय की जो देवी है वो, उस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है। कुछ लोग कहते कानून अंधा होता है, वो एक अलग बात है कि कानून अंधा होता है ये नहीं कहता। ये न्याय की देवी जिसकी आंखों पर एक काली पट्टी होती है, उसका मतलब होता है कि ये जो मूर्ति है, मतलब ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट किसी को नहीं देख रही है। इस कोर्ट ने पट्टी बांध ली, अब इस कोर्ट में कौन आया इसको नहीं पता है। ये सिंबलाइज है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जज जो बैठा है, जज वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन खड़ा है, वो उस तराजू में उसको तोलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। इसका मतलब है कि उसकी नजर में कोई उसका जान पहचान वाला कोई दुश्मन नहीं है, उसने पट्टी बांध ली पहले ही। उसका अर्थ यह है कि अब जो फैसला होगा वो सबूतों के आधार पर ही होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, तो उस कानून की देवी पर जो पट्टी बंधी, उसका अर्थ यह नहीं कि कानून अंधा होता है, उसका अर्थ यह है कि कानून की नजर में सारे व्यक्ति समान हैं। उसने नहीं देखा कि आने वाला कौन था, उसने बस वो सबूत देखे हैं कि सबूत क्या कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सारे आइडियाज जनता के सामने पेश किए ताकि लोग जो अनपढ़ थे वे अनपढ़ व्यक्ति इन संदेशों को समझ सकें कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए उस समय लगभग देशों ने अपने यहां पर महिला को एक प्रकार देश का रूप दे दिया। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. इस प्रकार तो फिर तो कई सारे देशों में इन महिला रूपकों की संख्या बढ़ी। अलग अलग देशों ने महिला को जो है देश के रूप में दिखाया या देश को महिला के रूप में दिखाया। इन फ्रांस सी वाज क्रिश्चियन मैरियन। फ्रांस में आप उसको बोलते हैं जो कि ईसाई समुदाय की थी, मैरियन, a popular Christian name which underline the idea of people's nation। फ्रांस में जो महिला बनाई, जो फ्रांस देश दिखाया महिला के रूप में, वो एक क्रिश्चियन नेम को लिया गया, यानी मैरियन। उसका अर्थ ये था कि ये देश ईसाइयों का देश है, ईसाइयों का देश है। अगर आपने बच्चों देखा हो इंडिया का नाम क्या है, संविधान में इंडिया का नाम है बच्चों इंडिया या फिर भारत। इंडिया या फिर भारत। जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। अगर हम वहां पर यह लिखते कि इस देश का नाम है भारत, तो इसका अर्थ यह रहता कि हमने सिर्फ हिंदी वाले को स्वीकारा, हमने सिर्फ पुराने वाले को स्वीकारा है, जबकि हमने दोनों को रखा, भारत को भी और इंडिया को भी। इंडिया एक मॉडर्न नेम था और भारत हमारे प्राचीन नाम है, तो हमने दोनों को रख लिया। अब देखने वाला क्या समझेगा कि ये ऐसा कंट्री है जो ना तो अपने पास्ट को भूला है और ना अपने प्रेजेंट को छोड़ने को तैयार है। ये प्रेजेंट को भी पकड़े हुए हैं और पास्ट को भी नहीं खोने दे रहा है। तो ये शब्दों की बात, ये चित्रों की बात बहुत बड़ी होती है। उन्होंने जो नाम रखा ना, ये क्रिश्चियन मैरियन, ये ईसाई नाम था, बड़ा कॉमन ईसाई नेम होता ये। तो संदेश दिया कि हम जो हैं
इस प्रकार से इनका देश भी है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राइकलर एंड द कोकेड। तो इस चित्र में इन्होंने जो दिखाया टोपी, वो झंडा वगैरह, ये सारे जो है इनकी लिबर्टी का प्रतीक थे। स्टैच्यू ऑफ मैरियन वर erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it। इस प्रकार के जो ये इनकी मूर्तियां थी वो जनता के जो जगह जगह पर पब्लिक प्लेस में को स्थापित किया गया ताकि लोग इसको देखें और इसको लगातार याद करते रहें कि ये आइडिया जो है नेशनल सिंबल का प्रतीक है। ये जो मूर्ति है ये किस बात का सिंबलाइज करती है? ये मैरियन इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स। फिर उसी मूर्ति को सिक्कों पर और स्टाम्प पर जो है छाप दिया गया ताकि लोगों तक बात पहुंचती रही। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। जिस प्रकार मैरियन जो है वो फ्रांस के देश का प्रतीक थी, उसी प्रकार जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी जर्मेनिया। इन विजुअल representation Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stand for heroism। ये जर्मेनिया जो है इसको दिखाया गया है एक ताज पहने हुए, एक माला ऊपर ताज पहने हुए। वो ताज ओक पेड़ की पत्तियों से बना हुआ है। जर्मन की परंपरा के अनुसार ओक पेड़ की जो पत्तियां होती है, जो ओक ट्री जो होता है, वो बहादुरी का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए जर्मेनिया के सर पे जो ताज लगाया गया, आपको दिखाएंगे, वो ताज इन ओक की पत्तियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार आप देखते हैं किस तरह ये जो आइडियाज हैं, देशों को एक महिला का रूप दिया गया, तो ये किस तरह पनपे और आगे इनका और क्या परिणाम निकला, तो वो हम बात करने वाले बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना, ठीक है, नमस्कार।